आज हम जानेंगे भारत में तुर्क आक्रमण। भारत में तुर्क आक्रमण कई चरणों में। ये विभिन्न चरण कौन कौन से थे? महमूद गजनवी के द्वारा जो आक्रमण किया गया, ये किस उद्देश्य से किया गया था? मोहम्मद गौरी कौन था? इसने किस तरह से एक आक्रमण को अभियान के रूप में चलाया और बाद में फिर जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई वो किस प्रकार से हुई, ये सब आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जो कि हमारा चैनल है टेलीग्राम में, उसमें आप जुड़ सकते हैं। यहाँ हम मध्यकालीन भारत इतिहास की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तुर्क आक्रमण की। तुर्क आक्रमण की अगर बात की जाए तो इसमें दो प्रमुख आक्रमणकारी थे। एक था महमूद गजनवी और एक था मोहम्मद गौरी। सबसे पहले हम जानते हैं जो भारत में तुर्क आक्रमण हुआ ये किस पर्पस से हुआ। सबसे पहले अगर जो आक्रमण किया गया था वो किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, और इसका एक ही उद्देश्य था, वो था भारत में लूटपाट करना। भारत में जो अपार संपत्ति थी इसको ये लूटना चाहता था और इस उद्देश्य से इसने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना का श्रेय तो तुर्कों को जाता है। इससे पहले हमने जो लेक्चर लिया है उसमें हमने अरब आक्रमण को जाना था। अरब आक्रमण का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा इसको हमने जाना था। आज का जो लेक्चर है वो तुर्क आक्रमण पर आधारित है, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव को आधारशिला मिली। भारत में तुर्क आक्रमण कई चरणों में हुआ। महमूद गजनवी के द्वारा 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक लगभग 17 बार आक्रमण। महमूद गजनवी कौन था? महमूद गजनवी ये गजनी के शासक सुबुकुद्दीन का पुत्र था। सुबुकुद्दीन के द्वारा भी भारत पे आक्रमण किए गए थे और इनकी जो लड़ाई थी ये हिंदू शाही शासकों के साथ हुई थी। सुबुकुद्दीन का जो पुत्र था महमूद गजनवी, ये गजनी वंश का शक्तिशाली शासक हुआ। 998 ईस्वी में ये गजनी का शासक बना। 1000 से 1027 ईस्वी तक लगभग 17 बार इसने मंदिरों पर आक्रमण करने का इसका मुख्य उद्देश्य था लूटपाट करना, क्योंकि जो मंदिर होते थे वो उस समय पर अपार संपत्ति के रूप में जाने जाते थे। लोग वहाँ पर दान करते थे। दान भी किस रूप में करते थे? सोने, चांदी, आभूषणों के रूप में वहाँ पे दान किया जाता था। और अगर देखा जाए तो जो व्यापार इत्यादि विदेशों से होता था, अरब से होता था, तो अरब देश में जो व्यापार इत्यादि किया जाता था उससे तो भारत की जो स्थिति थी उसका अनुमान लगा लिया गया था। तो यही कारण था कि भारत पर लगातार जो आक्रमण हम देखते हैं वो संपत्ति को लूटने के उद्देश्य से किए जाते थे। तो ये जो महमूद गजनवी था इसका भी उद्देश्य क्या था? मंदिरों में आक्रमण करना और लूटपाट करना इनका मुख्य उद्देश्य था। आगे हम जानते हैं महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमणों को। महमूद गजनवी के द्वारा जो प्रमुख आक्रमण किए गए वो किए गए 1000 से 1027 ईस्वी तक। इसके जो आक्रमण किए गए उनमें जो प्रमुख आक्रमण हैं वो इस प्रकार हैं। पहला जो आक्रमण किया गया वो किया गया 1000 ईस्वी में। इसमें हिंदू शाही राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। ये जो हिंदू शाही राज्य थे ये उत्तर पश्चिम भारत का विशाल हिंदू राज्य था। मतलब गुजरात से लेकर ये जो एक दिल्ली वाला क्षेत्र आज वर्तमान में हम जानते हैं, तो जो ये क्षेत्र था उत्तर पश्चिम का, ये विशाल हिंदू राज्य था जिसकी सीमा कश्मीर से मुल्तान तक, चिनाब नदी से हिंदू कश तक फैली हुई थी। तो इस प्रकार जो आक्रमण किया गया इसके जो सीमावर्ती क्षेत्र थे यहाँ पर अधिकार कर लिया गया था।
इसके बाद महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण हुआ। ये कब हुआ? ये हुआ था 1001 ईस्वी में। इसके बाद हिंदू शाही शासक जयपाल को महमूद गजनवी ने हरा दिया और वहाँ की जो राजधानी थी बेहिंद, यहाँ पर अधिकार कर लिया। और जो वहाँ का शासक था जयपाल, फिर उसने बाद में आत्महत्या कर ली थी पराजित होकर। तो दूसरा आक्रमण क्या था? यहाँ पर इसने क्या किया, हिंदू शाही जो शासक था उसको हरा दिया और वहाँ की राजधानी पर अधिकार कर लिया। तो एक तरह से जो राजा ही परास्त हो गया, तो वो जो पूरा क्षेत्र था वो किसके अधिकार में आ गया था? महमूद गजनवी के अधिकार में आ गया था। इसी के शासन के दौरान जो वहाँ पर शासिका थी कश्मीर की, वो थी महारानी दिद्दा, जो क्षेत्रगुप्त की पत्नी हुआ करती थी। आगे हम जानते हैं तीसरा जो आक्रमण था वो था 1005 ईस्वी में। ये मुल्तान पर यहाँ पर आक्रमण किया गया। उस समय जो वहाँ का शासक था वो था फतेह दाऊद। फतेह दाऊद को महमूद गजनवी के द्वारा हरा दिया गया। और जो ये फतेह दाऊद था ये करामीता संप्रदाय से संबंधित था। इसके साथ ही उसके बाद फिर करीब 1010 में उसने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को पूरी तरह से अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद जो अन्य आक्रमण था वो हुआ गंगा घाटी का आक्रमण। ये आक्रमण करीब 1018 ईस्वी में किया गया। मैं उन्हीं आक्रमण को बता रही हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जैसे प्रमुख कारणों में आते हैं तो वो ये प्रमुख कारण रहे हैं। तो गंगा घाटी का जो आक्रमण था इसमें ये 1018 ईस्वी में हुआ था। गंगा घाटी में आक्रमण करके उसने क्या किया था, कन्नौज और मथुरा को लूट लिया था। ठीक है, तो इस समय पर जो ये शासन यहाँ पर शासन था वो था गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का इस समय पर शासन था और उनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, कन्नौज। तो जो महमूद गजनवी था इसने कन्नौज और मथुरा को लूटा और मार्ग में जो बुलंद शहर पड़ता है उसका भी जो राजा था उसने भी महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इस तरह से देखा जाए तो जो उत्तर क्षेत्र था, ये गंगा घाटी का जो क्षेत्र था ये किसके अधिकार में आ गया था, ये महमूद गजनवी के अधिकार में आ गया था। और ये अधिकार के साथ साथ क्या करता था, जो वहाँ की संपत्ति है उसको भी लूट लिया करता था। इसके बाद इसके अन्य आक्रमण रहे हैं कालिंजर आक्रमण। कालिंजर आक्रमण ये करीब 1019 से 1020 ईस्वी में इसने कालिंजर में आक्रमण किया था। कालिंजर जो कि बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता है। तो ये जो क्षेत्र था यहाँ पर उस समय पर जो शासक था ये चंदेल शासक था। इसको महमूद गजनवी के द्वारा परास्त कर लिया गया और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, कालिंजर जो क्षेत्र था, इस पर महमूद गजनवी के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। इसके बाद कालिंजर आक्रमण के बाद जो उसका नेक्स्ट जो आक्रमण हुआ वो कहाँ पे हुआ था, वो फिर पंजाब पे आक्रमण किया। पंजाब में करीब 1021 से 1022 तक के बीच में आक्रमण किया। इसमें जो पंजाब आक्रमण है, यहाँ आक्रमण करने का जो उद्देश्य था महमूद गजनवी का वो था पंजाब प्रशासन को अपने अधीन करना। ठीक है, पंजाब जो प्रशासन था उसको अपने अधीन करने के उद्देश्य से उसने पंजाब पर आक्रमण किया हुआ था। और ये जो क्षेत्र आता था ये आता था महारानी दिद्दा के अंडर में, है ना, जो कश्मीर में जो शासक थे क्षेत्रगुप्त, उनकी पत्नी थी। इस प्रकार ये जो अधीनता के पर्पज से उसने पंजाब में आक्रमण किया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आक्रमण जिसको हम कहते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था सोमनाथ आक्रमण। ये करीब 1025 से 1026 ईस्वी में भारत पर जो महमूद के द्वारा आक्रमण किए गए उन आक्रमणों में, माफ कीजिए, उन आक्रमणों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आक्रमण है वो है सोमनाथ आक्रमण। इस अभियान के दौरान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये जो सोमनाथ मंदिर है ये शिव मंदिर था और ये अपनी अपार धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस यहाँ की जो अपार धन संपत्ति थी इसी से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। और
उस समय पर जो गुजरात का शासक था भीमदेव, वो भी महमूद गजनवी को रोका नहीं और बल्कि बिना युद्ध किए वो भाग गया। तो इस प्रकार जो ये आक्रमण था ये बहुत विभत्सकारी था। मंदिर की लूटपाट के साथ ही जो वहां पे मूर्तियां थी उनको छत विछित कर दिया। और ये जो घटना है, ये जो आक्रमण है, ये इतिहास में भी जाना जाता है कि जिस तरह से जो उसने आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर, यहाँ की धन संपत्ति को लूटा और इसके मंदिर, ये जो मंदिर था यहाँ पर अपार क्षति पहुंचाई थी। सोमनाथ आक्रमण के बाद जो अंतिम आक्रमण था महमूद गजनवी का, वो था जाटों के विरुद्ध। जब ये आक्रमण करके वापस जाने लगा था तो इसका सामना किनसे हुआ? जाटों से। जाट जो कि ये सब आक्रमण देख के बहुत ज़्यादा कुपित थे और इसके विरुद्ध थे, उससे महमूद गजनवी के द्वारा इनका युद्ध हुआ। इसके बाद जब जाटों से युद्ध के बाद जब वो वापस लौट रहा था तो उसने खोखरों को भी क्षति पहुंचाई थी। तो इस प्रकार वापस जाते जाते भी ये क्षति पहुंचाते हुए वापस गया था। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो ये महमूद गजनवी था, ये इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में आना, वो था लूटपाट। माफ कीजिएगा, ये भारत में अधिकतर राज्यों पर इसने युद्ध तो किया, आक्रमण किया, वहां के राजाओं को भी परास्त किया, लेकिन संपत्ति लूटकर ये वापस चला गया था। तो इस प्रकार जो महमूद गजनवी था ये भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से आया था। ये जो प्रमुख आक्रमण थे इनको हमने जाना। इसके बाद हम जानते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा किए गए आक्रमणों को। करीब 12वीं शताब्दी के मध्य उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में गौरी वंश का उदय हुआ। ये गौरी वंश गजनी वंश के अधीनस्थ थे, मतलब उनके अधीन थे, और बाद में इन्होंने शीघ्र ही अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। गौरी वंश का जो प्रधान था ये था शंसबनी। ठीक है, शंसबनी था और मोहम्मद गौरी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। इसी ने शंसबनी जो वंश था इसको शक्तिशाली बनाया गजनी में, और उसे गजनी में स्थापित किया। गजनी को मुख्य केंद्र बनाकर इसने भारत पे कई आक्रमण किया। मतलब इसने क्या किया, गजनी को मुख्य केंद्र मतलब राजधानी बनाया और उसके थ्रू फिर बाद में भारत में कई अनेक आक्रमण किए। ये आक्रमण भी एक अभियान के तौर पर इसने किया था, जिसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जो ये मोहम्मद गौरी था, इसके भारत पे आक्रमण के क्या कारण थे। पहला कारण था वो था साम्राज्य का विस्तार करना। जो पश्चिम राज्य था, है ना, ये राज्य जो था यहाँ पर गौरी का जो बड़ा भाई था गयासुद्दीन, इसके द्वारा अधिकार किया गया था। और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया। ठीक है, मगध का जो क्षेत्र था, उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, वहां पर इसने ध्यान दिया। साथ ही इसका जो दूसरा जो प्रमुख कारण था वो था पंजाब में गजनी वंश की समाप्ति। भारत में देखा कि गजनी वंश चला गया यहाँ से, तब उसने क्या किया था कि जो पंजाब का जो क्षेत्र था, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था, वहाँ पर गजनी शासक की समाप्ति के साथ ही उसने उस क्षेत्र पर आक्रमण करके अपना जो प्रभाव है वहाँ जमाना शुरू कर दिया। तो जो दो कारण थे, साम्राज्य विस्तार की नीति को लेकर, और जो पंजाब में जो गजनी वंश था जिसके अधीन गौरी वंश था, वहां पर अपना प्रशासन स्थापित करना, ये जो उद्देश्य था, जो कारण थे, ये प्रमुख कारण थे। आगे हम गौरी के जो प्रमुख आक्रमण रहे हैं, किस तरह से उसने अभियान चलाया, उसको हम जानेंगे। तो मोहम्मद गौरी के जो प्रमुख अभियान थे वो इस प्रकार हैं। इन प्रमुख अभियानों में हम सबसे पहला जो अभियान था वो था मुल्तान पर आक्रमण। करीब 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा उच्च निचले सिंध पर आक्रमण कर लिया गया। ये जो आप क्षेत्र देख रहे होंगे, यहाँ पर अधिकार कर लिया गया करीब 1175 ईस्वी में। इसके बाद करीब 1178 ईस्वी गौरी ने गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पर आक्रमण कर दिया करीब 1178 ईस्वी में। और जो यहाँ का शासक था भीम
भीम द्वितीय जो कि चालुक्य वंशी शासक था, जिसका अन्य नाम था मूलराज द्वितीय, इसके द्वारा पराजित कर दिया गया। ये मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय थी। तो जो ये अन्नी वाला आक्रमण था, इसमें महमूद गजनवी जो था वो परास्त हुआ। इसके बाद करीब 1179 मतलब 1179 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण किया। पेशावर पर आक्रमण के साथ इसने वहां पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके साथ ही करीब 1181 से 1184 के मध्य सियालकोट में भी इसने 3 बार आक्रमण किया। एक बार किया 1181 में, फिर दूसरी बार किया 1182-83 के बीच में, फिर 1184 में। इस तरह से 3 बार आक्रमण किया सियालकोट में और उसको भी अपने अधिकार में कर लिया। तो इस प्रकार 3 बार अंततः ये जो आक्रमण करने के बाद जो सियालकोट था, पंजाब का जो क्षेत्र था, ये किसके अधीन आ गया? ये मोहम्मद गौरी के अधीन पर आ गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने लाहौर आक्रमण किया। ये करीब 1186 में लाहौर पर आक्रमण किया। उस समय पर जो वहाँ शासक था वो था खुसरो मलिक। लाहौर को जीतकर वहाँ के शासक खुसरो मलिक बंदी बना लिया गया। तो इस प्रकार 1186 में गौरी ने दूसरे लाहौर आक्रमण में लाहौर को जीतकर वहाँ का जो शासक था खुसरो मलिक, उसको बंदी बना लिया। इसके बाद हम जानते हैं अन्य आक्रमण। इसके बाद जो मोहम्मद गौरी के प्रमुख अभियान थे उसमें था तराइन का प्रथम युद्ध। उस समय पर ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था, ये 1191 ईस्वी में हुआ था। ये तराइन की अगर हम बात करते हैं तो ये इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली के पास का क्षेत्र है। यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली के शासक थे, दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। ठीक है, किसमें? तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। तो इस प्रकार तराइन का जो प्रथम युद्ध था, ये 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी परास्त हुआ था। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ये हुआ 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के द्वारा परास्त किया गया। किसमें? तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया और जो वहाँ का क्षेत्र था दिल्ली पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। तो जो ये युद्ध था ये प्रमुख रूप से जाना जाता है और क्वेश्चन भी देखा जाए तो इस तरह से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं। मेंस में भी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो सब जो आपका ये लेक्चर रहता है ये आपके मार्क्स को भी कवर करता है। अगर हम इसके छोटे छोटे टॉपिक की बात करें तो इसको ही लेकर आप प्रीलिम्स में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। साथ ही जब हम मेंस की अगर बात करते हैं तो जो ये आप इसी वीडियो को अगर 1-2 बार और सुन लोगे तो आपको मेंस में जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के, वो आपके स्किप नहीं होंगी। ये चीज़ें आपको अगर रिकॉल भी करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आती जाएंगी। ये सुनते सुनते आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। हालांकि हम आपको वैसे भी आप क्लास लेते तो PDF तो प्रोवाइड कराते ही हैं। आगे हम जानते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का जो युद्ध था ये करीब 1194 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में कन्नौज का जो शासक था जयचंद, ये जयचंद जो था ये ही संयोगिता के पिता थे, जिसका जो विवाह हुआ था संयोगिता का, इसका विवाह हुआ था पृथ्वीराज के साथ। तो जो कन्नौज का शासक जयचंद, इसको कन्नौज का शासक जयचंद मोहम्मद गौरी के द्वारा परास्त किया गया और कन्नौज पर भी मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार सन 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को परास्त किया। आगे अगर देखा जाए तो ये जो एक और युद्ध था ये था बयाना, मतलब जो राजस्थान का एक क्षेत्र है बयाना, यहाँ पर आक्रमण किया। करीब 1195 से 1196 ईस्वी के बीच में यहाँ पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर जो राजपूत शासक था उसने आत्मसमर्पण कर लिया, मतलब बिना युद्ध के उसने हथियार
डाल दिए। तो एक तरह से जो ये क्षेत्र था ये भी किसके कब्जे में आ गया, ये भी आ गया मोहम्मद गौरी के कब्जे में। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो ये मोहम्मद गौरी है, मुख्य रूप से जो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो जो मोहम्मद गौरी था, इसके द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की आगे चल के अगर हम नींव की जो आधारशिला की बात करते हैं वो रखी गई थी। मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, तो इसके बाद क्या हुआ, जो इसके गुलाम थे, जो इसके अधीन थे, वो दो लोग थे। मुख्य जो इसके सेनापति थे उसमें से एक था बख्तियार खिलजी और एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बख्तियार जो ये दो सेनापति थे, इन्होंने मोहम्मद गौरी के विजय अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनके कारण ही भारत में जो तुर्कों का नियंत्रण था ये पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बनारस जैसे क्षेत्र में हो गया। तो इस प्रकार गौरी ने राजपूत विद्रोहियों का दमन किया। इसके जो प्रमुख दो फिर सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, इन्होंने इसके अभियान को आगे बढ़ाया। अंत में जो इसका अभियान था वो पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध था। इसने खोखरों का भी दमन कर दिया और वापस जाते जाते करीब 1206 में कुछ लड़ाकू जातियां थी सिंधु नदी के पास, वहां पर इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार गौरी ने अपनी योग्यता, महत्वाकांक्षाओं से भारत पर तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। चूंकि गौरी का कोई पुत्र नहीं था, इसके बाद जो शासक बना वो था गुलाम वंश की जिसने स्थापना की, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने की गुलाम वंश की स्थापना की। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने तुर्क आक्रमण को पढ़ा। इसके बाद आगे के लेक्चर में हम मध्यकालीन भारत में जो शुरुआत हुई है सल्तनत काल की और मुगल काल, उन सबको आगे हम जानेंगे। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने तुर्क आक्रमण को जाना था, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के द्वारा जो आक्रमण किए उनको जाना था। इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।